नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी नेता अजीत पवार के 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अजीत पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। रविवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हैं। पाटिल ने शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों को लेकर कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये नेता पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और अजीत पवार का कदम गैर कानूनी है। इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, यह हमारा आधिकारिक रुख है। उन्होंने बागी विधायकों की संख्या को लेकर कहा कि मैं आज संख्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग वापस आना चाहते हैं, इसलिए हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वास्तव में सरकार में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि बहुमत शरद पवार के साथ है और वे भी हमारे साथ आएंगे। पाटिल ने आगे कहा कि हमें लगता है कि उन्होंने एक हलफनामा बनाया होगा और राज्यपाल को यह दावा प्रस्तुत किया होगा कि उनके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि सच्चाई जानने के लिए राज्यपाल को हमसे संपर्क करना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया। जब यह पता चलेगा कि राज्यपाल को क्या जानकारी दी गई है, तभी हम कुछ बताने की बेहतर स्थिति में होंगे। अजीत पवार की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार के पड़पोते और एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि बीजेपी आगे के कंपटीशन को खत्म करना चाहती है। राजनीति निचले स्तर पर आ गई है। मतदाताओं को लग रहा है कि उन्होंने क्यों वोट किया। मुझे खुद लग रहा है कि मैं राजनीति में क्यों हूँ। अजीत पवार जब एनसीपी में थे तब वो सीएम पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने यहाँ काफी अच्छे पदों पर काम किया है। अब वो बीजेपी में चले गए हैं। रोहित पवार ने आगे कहा कि अजीत पवार हमारे काका हैं। उन्होंने राजनीतिक और मेरे निजी जीवन में बहुत मदद की है। इसके अलावा पार्टी और संख्या बल किसके पास है, अगले 2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। निजी तौर पर हमारे रिश्ते और उनके प्रति सम्मान हमेशा रहेगा। बता दें कि एनसीपी नेता रोहित पवार कर्जत जामखेड़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और 2017 में उन्होंने पुणे के बारामती तालुका में शिरसुफल गुनावाड़ी क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव लड़ा और जीता था। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कल रविवार को हुए घटनाक्रम और भविष्य की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बैठक की जानकारी राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने दी है। पाटिल ने कहा कि बैठक बुधवार को दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में होगी। एक पार्टी के रूप में एनसीपी एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करती है। पाटिल ने दावा किया कि सरकार के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई विधायकों ने उन्हें फोन करके कहा है कि वे भ्रमित हैं और हमेशा शरद पवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ नेता अक्सर मांग करते थे कि पार्टी बीजेपी के साथ जाए, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसे कभी मंजूरी नहीं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल रविवार को तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर का रिमोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस को भाजपा की बी टीम बताते हुए उसे बीजेपी रिश्तेदार पार्टी नाम दिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राव और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें भाजपा के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। गांधी ने कहा कि उन्होंने अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं से कहा है कि कांग्रेस ऐसे किसी भी समूह में शामिल नहीं होगी जहां बीआरएस होगी, क्योंकि बीआरएस बीजेपी रिश्तेदार समिति की तरह है। केसीआर सोचते हैं कि वह राजा हैं और तेलंगाना उनकी सियासत है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संसद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन राव की पार्टी भाजपा की बी टीम रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में कर्नाटक में भ्रष्ट और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमने राज्य में गरीबों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और वंचितों के समर्थन से उन्हें हराया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ तेलंगाना में होने जा रहा है। एक तरफ राज्य के अमीर और शक्तिशाली लोग होंगे और दूसरी तरफ हमारे साथ गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान और छोटे दुकानदार होंगे। कर्नाटक में जो हुआ वही तेलंगाना में भी दोहराया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हद से आगे बढ़ रहे हैं और वह ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में एक चुनाव जीता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बीआरएस के साथ समझौता करके तेलंगाना में चुनाव लड़ा। हम बीआरएस या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद हद से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। वहीं सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां ड्रोन नहीं दिखा। दरअसल पीएम हाउस नो फ्लाइंग जोन के तहत आता है। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कौन उड़ा रहा था या फिर ये ड्रोन इस इलाके में कैसे पहुंचा। हालांकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि आसपास के इलाकों में गहन तलाशी ली गई, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क किया गया, उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु नहीं मिली। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स विभाग जोर शोर से काम कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वैध रूप से चुनी गई सरकार नहीं है, बल्कि ईडी सुविधा प्राप्त सत्ता हथियाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार और पाप की उपज है। जनता ने महाराष्ट्र के गद्दार भ्रष्ट समझौतावादी नेताओं को अच्छी तरह से पहचान लिया है और अगले चुनाव में उनमें से प्रत्येक को उनके जीवन काल का सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि 29 जून को पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर बात की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन चालू कर दी और ये नेता इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।